Watching live and breaking with me, Krutat Patnaik, at 4 p.m. this Sunday afternoon. Our top story remains Prime Minister Narendra Modi is continuing his pitch for Swadeshi goods today while speaking in the national capital of Delhi. While inaugurating two landmark national highway projects, the Prime Minister once again batted for Made in India goods during the public speech in the national capital. But before that, let me take you through the updates coming in from the national capital of Delhi, where the Election Commission of India has done a massive press conference, taking on Rahul Gandhi's vote chori allegations head on. That's the मतदाता कोई छूटे नहीं। और अगर कोई लीडर, कोई भी लीडर अगर इस तरह का झूठ बोल रहा है, क्या आपके पास कोई अधिकार नहीं है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का? आप उनको बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन देते हैं। ये दो सवाल है सर। पहला ये था कि 6 महीनों में इतने मृत लोग कैसे पाए गए। शायद इसका जवाब मैं पहले दे चुका था कि पिछले 20 सालों से जब ये नॉर्मल रिवीजन होता है तो घर घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं दिया जाता है, और शायद इसलिए कई बार जब घरों में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो इन्फॉर्मेशन बीएलओ के पास कैसे आएगी? तो बीएलओ के पास अगर उस परिवारजनों ने न बताई तो बीएलओ के पास संभव नहीं होगा। इसीलिए 22 लाख मतदाता कोई 6 महीने में मरे हुए नहीं हैं। ये वो मृत मतदाता हैं जो लगभग पिछले 20 सालों में रिकॉर्ड करने से छूट गए, और इन्यूमरेशन फॉर्म की वजह से ये सत्य सामने आ रहा है। एक बात जो मैं आपके माध्यम से भारत की जनता तक पहुंचाना चाहता हूं, वो ये है कि मतदाता सूची एक विषय है और मतदान करना दूसरा विषय है। मतदाता सूची में किसी का नाम गलत आ सकता है। अगर बूथ लेवल ऑफिसर से गलती हुई हो या राजनीतिक दलों ने उस पर ध्यान न दिया हो, तो किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में गलत आ सकता है। शायद ही किसी भी मतदान केंद्र में उस लेवल का परफेक्शन एसआईआर से पहले न रहा हो जहां की इस तरह की त्रुटियां न रही हों। इसके दो कारण हैं। एक तो हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग अब हम लोगों ने दिल्ली में शुरू की है, और उसके साथ साथ उनके दायित्व को उनको समझाना। आपको अंदाज़ होगा कि कितने बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं इस देश में? 10.5 लाख। तो 10.5 लाख बूथ ऑफिसर्स इस गुणवत्ता के साथ काम करें, प्रयत्न पूरा होता है, लेकिन कुछ गलतियां रह जाती हैं। अब वो गलतियां सुधारी कैसे जाएं? तो उन गलतियों को सुधारने के लिए ही चुनाव आयोग ने जिन जिन राजनीतिक दलों को मान्यता दी है, उन दलों को ही ये अधिकार दिया है कि आपके जिला अध्यक्ष बूथ लेवल एजेंट्स को नामित कर सकते हैं, और वो उनको सूची भी दी जाएगी और वो उसको शुद्ध भी कर सकते हैं। बूथ लेवल एजेंट्स भी उसी बूथ में रहने वाला व्यक्ति होता है। तो ये हमारी एक साझा जिम्मेदारी है, मतदाता की, बूथ लेवल ऑफिसर अर्थात चुनाव आयोग के पास जो डेपुटेशन पर अधिकारी है उसकी, और राजनीतिक दलों की। तो मतदाता सूची को शुद्ध करना, जिस पर हम आगे अब एसआईआर के साथ बढ़ रहे हैं, तो साझी जिम्मेदारी है। लेकिन बिहार में चूंकि हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स ने बूथ लेवल एजेंट्स और राजनीतिक दलों के साथ मिलकर ही काम किया, उसकी कॉपीज मैंने आपको दी हैं, कि जो लोग मृत पाए गए, जो लोग स्थानांतरित पाए गए, जिन लोगों के 2 जगह मतदाता सूची में नाम है, वो सभी ने मिलकर सत्यापित किए हुए हैं। तो शायद इसीलिए जब 1 अगस्त के बाद हमारी डेली बुलेटिन आनी शुरू हुई तो किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। तो क्या इसके 2 ही अर्थ हो सकते हैं? या तो प्रारूप सूची एकदम शुद्ध है, जो कि चुनाव आयोग नहीं मानता,
चुनाव आयोग कह रहा है कि 1 सितंबर तक हम समय देते हैं, इसमें त्रुटियां हो सकती हैं, आइए सब लोग आइए, इसको शुद्ध करते हैं। 15 दिन अभी बाकी हैं। 1 सितंबर के बाद अगर उसी तरह के आरोप लगने शुरू हुए तो जिम्मेदार कौन? हर मान्यता प्राप्त दल को अभी भी 15 दिन बाकी हैं। अगर आपको अंदाज हो तो 1.5 लाख से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट्स हैं। बूथ लेवल ऑफिसर तो सिर्फ जब हम लोगों ने किया था तो 77,000 थे, उसके आधे थे। हम लोगों ने ये काम 20 दिन में समाप्त कर दिया था। तो मतदाता सूची का गहन परीक्षण एक एक नाम के आगे मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपके जरिए आह्वान करना चाहता हूं कि सभी 12 राजनीतिक दल, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी के हों चाहे वो स्टेट पार्टीज के हों, अभी भी समय रहते 1 सितंबर से पहले इसमें गलतियां बताएं। चुनाव आयोग सुधारने के लिए तैयार है, लेकिन 1 सितंबर के बाद नहीं, क्योंकि उसके बाद वही दौर शुरू हो जाता है कि मतदाता सूची एक अलग चीज होती है और मतदान अलग चीज होती है। मतदान में जब कोई वोटर वोट करने जाता है और वो बटन दबाता है तो एक ही बार दबा सकता है। मतदाता सूची में अगर 2 जगह नाम हो तो वोट चोरी कैसे? नहीं हो सकती। वोट तो एक मतदाता एक ही बार डाल सकता है, और इसीलिए हमने कहा था कि चूंकि इस तरह की पीपीटीज बनाई जाएं जिसमें कि चुनाव आयोग के डेटा को गलत तरीके से एनालाइज किया जाए और उसके जरिए ये कहा जाए कि चूंकि मतदाता सूची में ये नाम है इसीलिए मतदान गलत हुआ। मतदाता सूची और मतदान 2 अलग विषय हैं और इन दोनों को अलग अलग ही देखा जाता है। दोनों के कानून भी अलग हैं। मतदाता सूची का कानून है लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 और मतदान करने का कानून है लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951। दोनों के नियम अलग हैं, दोनों के लोग अलग हैं, और दोनों चीज़ों को जुड़ा के ऐसा भ्रम फैलाना कि अगर मतदाता सूची में कोई ऐसी चीज़ है, जैसे एक विषय आया था, किसी ने कहा कि साहब हाउस नंबर 0 है, 80,000 लोगों के हाउस नंबर 0 हैं, इसीलिए वो फर्जी हैं। अगले दिन कई सारे मतदाता खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं साहब हम तो यहाँ रहते हैं। तो आपके थ्रू मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि हर पंचायत और हर म्यूनिसिपैलिटी में जरूरी नहीं है कि आपका घर होते हुए भी उसको घर का नंबर दिया गया। तो चुनाव आयोग जो कि एक एक मतदाता को ढूंढ कर उसका वोट डलवाता है। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है मालेगांव, जहां सिर्फ एक मतदाता बहन के लिए पूरा चुनाव आयोग 2 दिन तक ट्रैकिंग करके जाता है और उनका वोट लेके आता है। वही चुनाव आयोग जो गिर फॉरेस्ट के पीछे एक महंत हैं, उनके लिए 1.5 दिन की ट्रैकिंग करने जाता है, पूरा वोट बूथ बनाता है और वोट लेके आता है। उस कर्मठता से, और आज से नहीं 75 सालों से उस विरासत से, कर्मठता से कार्य करने वाले चुनाव आयोग के ऊपर अगर निराधार आरोप आप मतदाता सूची और मतदान को मिला के और जनता के सामने अगर ये कहें कि चोरी हो रही है तो ये गलत बात है। जनता सब समझती है। किसी व्यक्ति के अगर 2 जगह वोट भी हों तो भी वो एक ही जगह वोट करने जाता है। 2 जगह वोट करना कानूनी अपराध है। और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है तो सबूत तो चाहिए। सबूत मांगा था, मिला नहीं। इसी तरीके से जिन लोगों के पास घर नहीं होता, आप लोग भाग्यवान हैं, कई लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है,
कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। और फिर अगर ये कहा जाए कि वो फर्जी मतदाता है, ये हमारे गरीब मतदाताओं, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। 0 नंबर। आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। क्यों? क्योंकि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, जिस घर में वो रहते हैं, उन्होंने उनका नंबर नहीं दिया। शहरों में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जहां उनको नंबर नहीं है, तो वो अपने फॉर्म में क्या पता भरें? तो चुनाव आयोग के निर्देश कहते हैं अगर ऐसा कोई भी मतदाता इस देश में है, चुनाव आयोग उसके साथ खड़ा है और उसको नोशनल नंबर देगा। और चूंकि कंप्यूटर में जब उसको भरते हैं तो वो 0 दिखता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मतदाता नहीं है। मतदाता बनने की शर्तों में आपका पता इतना अनिवार्य नहीं है जितनी कि आपकी नागरिकता और आपके 18 वर्ष की आयु पूरा होना, और जितना कि आप उस बूथ के आजू बाजू में रहते हैं। इन अनिवार्यताओं के तहत ही आपका वोट बनता है। शिकायत के ऊपर जांच क्यों नहीं होती, इस सवाल का जवाब भी देना बनता है। अगर मीडिया में किसी एक व्यक्ति के बारे में शिकायत आ जाए तो चुनाव आयोग कहता है कि नियम में तो नहीं है लेकिन कर लेनी चाहिए। वो सीईओ को बोलता है, या सीईओ कई बार चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, डीएम स्वतः संज्ञान ले लेते हैं और जांच कर लेते हैं। लेकिन अगर आरोप 1.5 लाख मतदाताओं का हो तो क्या बिना किसी सबूत के, बिना किसी हलफनामे के 1.5 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी कर दिया जाए? क्या यह न्याय संगत होगा? कानून में न प्रावधान है, न कोई शपथ पत्र है, न कोई एविडेंस है, न कोई सबूत है, तो क्या 1.5 लाख नोटिस जारी करके उन मतदाताओं को एसडीएम के दफ्तर में बुलाया जाए और यह कहा जाए कि आप फर्जी हैं? क्या मतदाता चुनाव आयोग से यह नहीं पूछेगा कि आपके पास क्या सबूत है? आज भी आपके मीडिया में चल रहा है, जितने नाम लिए गए सब एक एक करके सामने आ रहे हैं। और अगर चुनाव आयोग ने उनको नोटिस दिया होता तो हमारी साख गिरती कि बढ़ती? किसी ने सवाल पूछा था तो मैंने सोचा बतलाता चलो। बिना किसी सबूत के किसी भी वैलिड मतदाता का नाम नहीं कटेगा। चुनाव आयोग हर मतदाता के साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। अगर कोई सोचता है कि एक पीपीटी देकर, जो कि चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं हैं, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची जरूर दी है, लेकिन पीपीटी में गलत तरीके से एनालाइज करना, गलत आंकड़े देना और यह कहना कि पोलिंग ऑफिसर ने कहा है कि इस महिला ने 2 बार वोट दिया है, इतने संगीन विषयों पर बिना हलफनामे के चुनाव आयोग को काम नहीं करना चाहिए। ये संविधान और कानून दोनों से विरुद्ध में होगा। और यह भी मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ये सवाल जो आया था ट्रस्ट, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जहां तक मतदाताओं की बात है, हिंदुस्तान में 60% से ज्यादा वोटिंग होती है। जो दुनिया के बड़े बड़े जनतंत्र जिसके लिए सोच सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है भारत। दुनिया का सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष
सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को ये कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट बढ़ी, समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए? जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि ये गलत था, और एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला। चुनाव हुए 8 महीने हो गए। महाराष्ट्र में क्यों नहीं उच्चतम न्यायालय में चुनावी याचिका दायर की गई? फिर एक बात यह कही गई कि आखिरी घंटे में इतना मतदान कैसे? चुनाव आयोग ने जवाब दिया था और आप सबने लिखा भी था कि अगर 10 घंटे मतदान होता है तो हर घंटे 10% का औसत होता है। आखिरी घंटे में 10% से कम मतदान हुआ। तो ये बात कैसे कही जा रही है? ऐसा नहीं होता कि किसी भी बात को अगर आप 10 बार बोलते रहें, 20 बार बोलते रहें तो सच हो जाए। सच सच होता है और सूरज पूरब में ही उगता है, किसी के कहने से पश्चिम में नहीं उगा करता। नेक्स्ट, जस्ट नेक्स्ट राउंड 272 प्लीज 272 167 184 81 ये and लास्ट है 266 हेलो यस सर, मैं अखिलेश हूँ IANS न्यूज एजेंसी से। सर, मैं अखिलेश हूँ IANS न्यूज एजेंसी से। मेरा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी आपको कहा है कि 22 तारीख को नेक्स्ट हियरिंग होनी है कि आप ये 11 के अलावा जो लोग छूट गए हैं अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं वो आधार लेकर जाएं। आधार को उन्होंने कहा है कि आप उसको कंसीडर कीजिए। इसका मतलब ये है कि आप जब आगे का SIR कराएंगे या पूरे देश में कराएंगे तो आप ये मान चुके हैं कि 12वां आपका आधार होगा। दूसरी बात, दूसरा सवाल मेरा कि राहुल गांधी संवैधानिक पद पे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके तमाम सवालों को आपने जवाब दिया और कहा कि सबूतों के साथ आरोप लगाया जाना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि वो गंभीरता से आरोप नहीं लगा रहे हैं या वो सिर्फ राजनीति करने के लिए ऐसा कर रहे हैं? तीसरा मेरा सवाल है कि आपने कहा कि बार बार कहा कि आपको 2 सवाल पूछिए। अगर देर से आप देते हैं, आप सवाल उठाते हैं तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने 18,000 नामों की एफिडेविट दिया हुआ है। ये राजनीति में बार बार सवाल उठ रहा है कि आपने उसका जवाब नहीं दिया। ये 3 सवाल हैं सर मेरे। ठीक, यस प्लीज आस्क वन क्वेश्चन ओनली Sir. प्लीज रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू वन बता क्वेश्चन। दो। सर, संजय शर्मा आज तक से मेरा सवाल यह है कि आयोग ने राहुल गांधी से कहा कि वो हलफनामा दे, उसके बगैर कार्रवाई नहीं होगी। बीजेड ने सवाल उठाया है, बीजेडी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले। सुन नहीं पाया, जरा दोबारा बोल दीजिए। संजय शर्मा आज तक से हूँ जी। मेरा सवाल, आयोग नया जरूर है, सवाल पुराना है, लेकिन सवाल उससे जुड़ा है क्योंकि आप भी RP एक्ट की दुहाई देते हैं और संविधान की। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेडी ने यह कहा कि उन्होंने हलफनामा देकर उड़ीसा में मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत आपसे की थी। तो उसमें अब तक क्या कार्रवाई हुई है वो अगर आप बता सकें तो सही होगा। और दूसरा, लोग टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं, एक तरफ राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दूसरी तरफ मुकाबले में चुनाव आयोग की। क्या चुनाव आयोग रथ का टूटा पहिया लेकर कृष्ण की तरह? आगे बताएं। हाँ, भाषा देखिए, भाषा अच्छी रहे तो अच्छा लगता है। जी सर, 184 मैं इंडिया टीवी से शोएब रजा।
मेरा सवाल सर ये है कि बिहार में जो ड्राफ्ट की सत्यता की जांच हो रही है, बाद में जो सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, ऐसी बहुत बड़ी आबादी है, हम गए थे बिहार में, जो वो दस्तावेज़ 11 के 11 में से एक भी नहीं दे पा रहे। अभी हम देख रहे थे कि उनमें से मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए एक होड़ मची हुई है बनाने की, आधार से ही बन रहा है वो भी। तो उन लोगों के लिए मुश्किल ही हो रहा है कि जो 15 दिन का अब समय बचा है उसमें भी अगर वो मूल निवास प्रमाण पत्र या इस तरह कोई सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाते और एक बड़ी आबादी ऐसी रह जाती है जिसकी सत्यता नहीं होती, तो उनके लिए आप लोग क्या करेंगे? 266 इधर दीजिए, 266. Sir, Anubhuti Vishnoi from the Economic Times. So I'll repeat this question because you haven't replied to that one. 7.2 crore enumeration forms have come in. How many have come in without any I'll of the reply. 11 documents? I told her I'll reply. Yes. 81. Sir, second, sir, in 2004 when intensive revision was carried out, it's an EC order which clearly states that Arunachal and Maharashtra are being left out of intensive revision because polls are due, assembly polls are due within months. But you have, the Election Commission this time has set aside that principle for Bihar. If you could explain that. Okay. Third, when you took over as CEC, you have identified political parties as a key stakeholder. And you've also held rounds of meetings and consultations with them. Do you think, given the kind of criticism SIR has drawn, maybe there should have been a wider consultation with political parties before embarking on such a massive exercise? सर 81. मैं मनीष अग्रवाल नवभारत टाइम्स से। हाँ, सर जैसा कि आपने कहा राहुल गांधी के बारे में कि हलफनामा देना होगा या देश से माफ़ी मांगनी होगी 7 दिन के अंदर, नहीं तो हम मानेंगे सारे आरोप निराधार हैं। अगर राहुल गांधी ऐसा नहीं करते हैं तो क्या भ्रम की स्थिति ऐसी देश में फैली रहेगी? चुनाव आयोग अपने स्तर पे क्या इस बात को कंफर्म करेगा कि जो वोटर लिस्ट हमारी है वो बिल्कुल ओके है और आरोप निराधार हैं? सेकंड इज, जो SSR हर साल होता है सर, जैसे बिहार की बात करें तो 22 साल बाद हो रहा है, तो 3 साल वोटर हर साल जुड़े, 65 लाख अगर वोटर, तो क्या हमारी चुनाव आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं जो हर साल SSR हो रहा है कि वे कैसे एटलीस्ट डेड वोटर कैसे जुड़ रहे हैं हर साल, तो क्या उनकी भी कोई जवाबदेही बनती है सर? थैंक यू। पहली बात, That's okay, that's, please. पहली बात ये दोबारा आई कि साहब डेट्स को लेकर पूछा गया, तो मैंने स्पष्ट किया था कि लोक प्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत जो रिवीजन होता है वो चुनाव से पहले होता है। बिहार का चुनाव 22 नवंबर 2025 से पहले संपन्न किया जाना है, क्योंकि बिहार की जो हमारी विधानसभा है उसकी कालावधि वहाँ समाप्त हो रही है। हमारे पास 1 जनवरी 2025 का एक स्पेशली रिवाइज किया हुआ एक रोल था, इंटेंसिव नहीं था। आमूमन तौर से चुनाव से 6 महीने से अगर ज़्यादा हो तो हम लोग को वोटर लिस्ट रिवाइज करनी चाहिए। तो अगर 1 जनवरी से 22 नवंबर तक हम रिवाइज नहीं करते तो इस 11 महीने से ज़्यादा के अरसे में काफ़ी त्रुटियां हो सकती थी। अगर हम 1 अप्रैल 4 ही तारीख को हो सकता है रिवीजन कानून के तहत, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, तो उन्हीं तारीखों को जो 18 साल की उम्र प्राप्त करते हैं उनको वोट का अधिकार मिल जाता है। तो अगर हम 1 अप्रैल करते तो फिर ये बात आती कि अभी तो आपने SSR कराया है तो आप फिर करा रहे हैं। अगर हम 1 अक्टूबर करते तो ये बात आती कि बिल्कुल चुनाव सर पर है। तो एक ही विकल्प उपलब्ध था और वो था 1 जुलाई की क्वालिफाइंग डेट मानते हुए एक रिवीजन होना चाहिए। दूसरा विषय, तो इंटेंसिव रिवीजन क्यों, SSR क्यों नहीं? ये बात मैं आप लोग ही तो कह रहे हो कि SSR में इतना गहन परीक्षण नहीं हुआ, इसीलिए कई त्रुटियां पाई गईं जो कि अब इन्यूमरेशन फॉर्म से आ रही हैं। दरअसल SIR ही तो है जो इन सारे आरोपों का जवाब है। अगर SIR में सब लोग मिलकर, सारी राजनीतिक पार्टियां मिलकर अगर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने के लिए, राजनीतिक उद्देश्यों से परे जाकर राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए
अगर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने के लिए काम करना चाहें तो आज भी बिहार में 15 दिन बाकी हैं और चुनाव आयोग उन सभी का शुक्रगुजार रहेगा जो मतदाता सूची शुद्ध करने के लिए अपना योगदान देंगे। ये बात कही गई कि किसी एक राज्य से, उड़ीसा से या उत्तर प्रदेश से कुछ शिकायतें की गई। बात वहीं की वहीं है। चुनाव हारने या जीतने के बाद जिस मतदाता सूची पर चुनाव हुआ उसके ऊपर बिना हलफनामा दिए, हलफनामा दिया गया ये बात ठीक नहीं है, बिना हलफनामा दिए, बिना ओथ दिए, सिर्फ एक पत्र लिख कर अगर हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स और एसडीएम्स और डीएम्स इनके कार्यशैली पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो ये गलत है। एक सवाल जो मैं पिछली बार जवाब नहीं दे पाया था कि साहब जो ये SIR बिहार में चल रहा है उसमें कितने लोगों के डॉक्यूमेंट आ गए, कितने लोगों ने रिकमेंड किया, किस बूथ लेवल क्या रिकमेंड किया, डाटा लेने की कोशिश तो हो रही है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि चुनाव आयोग मल्टी लेवल कंस्ट्रक्ट से काम करता है। बूथ लेवल ऑफिसर बूथ लेवल पर है, जहां औसतन करीब 1000 से कम मतदाता हैं, 200 घर हैं। उसके ऊपर आता है बूथ लेवल सुपरवाइजर जो 10 बूथ लेवल ऑफिसर के ऊपर काम करता है। उसके ऊपर आता है एसडीएम, उसके ऊपर आता है डीएम, उसके ऊपर आता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, और मतदाता सूची का कार्य वहीं समाप्त हो जाता है। चुनाव आयोग में न तो मैं, न मेरे साथी चुनाव आयोग, न कोई चुनाव आयुक्त का अधिकारी और न आप कोई भी वोट जोड़ सकते हैं या काट सकते हैं सिवाय कानूनी प्रक्रिया का पालन किए, कोई भी। तो आपको इस बात को समझना होगा कि इस कंस्ट्रक्ट में जो डिसेंट्रलाइज कंस्ट्रक्ट है, इसमें बूथ लेवल ऑफिसर ने जब किसी मतदाता से डॉक्यूमेंट्स लिए या उसने दिए तो कितने डॉक्यूमेंट्स लिए, क्या उसको रिकमेंड किया या नहीं किया, ये सारा विषय अभी भी एसडीएम स्तर पर विचाराधीन है, जिसका निर्णय 30 सितंबर तक आएगा। और उसके पहले इस सवाल का जवाब पूछना और बताना दोनों ही त्रुटिपूर्ण भी रहेगा और वो भी रहेगा। अगर आप आधार के बारे में आपने बोला, माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि जो लोग एग्रीव्ड हैं, जो लोग ड्राफ्ट सूची से एग्रीव्ड हैं, वो लोग अपने इन्यूमरेशन फॉर्म को आधार के साथ जमा कर सकते हैं और चुनाव आयोग उस बात को मानता भी है, उसका पालन भी करता है। आई होप आप सबके काफ़ी प्रश्नों का हम लोग जवाब दे पाए होंगे। Thank you so much. Thank you so Please much. join us for tea on the 4th floor. और जाने से Thank पहले you. एक बार और आखिर 100 करोड़ की मतदाता सूची और बिहार के 7 करोड़ की मतदाता सूची में सवाल भी कई हैं और जवाब भी कई हैं। सच सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए और समझने की क्षमता भी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ जाने से पहले कि एक बार फिर आप सबके माध्यम से भारत के मतदाताओं को बहुत बहुत नमस्कार। और सभी राजनीतिक दलों से हम ये आह्वान करते हैं कि अभी भी प्रारूप सूची में कोई भी त्रुटि हो तो आगे आएं और हमें 1 सितंबर तक बताएं। 1 सितंबर के बाद बतलाने से कोई फायदा नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। Join us for tea on the 4th floor, please. All right, so that was Election Commission of India countering Rahul Gandhi on the vote theft charge that he's been making in the last 2 weeks. Election Commission of India has fact-checked Rahul Gandhi, calling him out for the misinformation and lies, and we'll get you more details on that as well.
All right, so let's get you more details on the Election Commission of India. Election Commission of India has called out Rahul Gandhi, drawing a red line. The poll watchdog has demanded proof from Rahul Gandhi over his vote Tory claims, stating that his allegations are an insult to the Constitution of India and furthermore to all the leaders making vote theft allegations. The Election Commission of India has issued a 7-day ultimatum to submit their affidavits on the same. In fact, this is a big charge that has come in from Rahul Gandhi. He has called out Rahul Gandhi, drawing a red line, and has demanded proof from Rahul Gandhi once again over his vote theft charge that he has been making. Listen into what he said. आप सभी जानते हैं कि कानून के अनुरूप हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन से ही होता है। तो फिर चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। पिछले 2 दशकों से लगभग सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में त्रुटियों के सुधार के लिए मांग करते रहे हैं और इसी मांग को पूरा करने के लिए ही चुनाव आयोग ने गहन पुनरीक्षण अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की शुरुआत बिहार से की है। SIR की प्रक्रिया में सभी मतदाता बूथ लेवल ऑफिसर्स और सभी राजनीतिक दलों द्वारा नामित 1.6 लाख BLAs ने मिलकर एक प्रारूप सूची तैयार की है। इस प्रारूप सूची की एक कॉपी आप सभी लोगों को दी गई है, जिसमें कि हर बूथ में जब ये प्रारूप सूची तैयार की जा रही थी तो सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स ने उसे हस्ताक्षर के साथ भी सत्यापित किया है। इस प्रारूप सूची में त्रुटियां हटाने के लिए एक बार फिर निर्धारित समय परिधि में सभी मतदाता और राजनीतिक दल मिलकर अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। विगत आंकड़ों के अनुसार स्वयं मतदाताओं ने लगभग 28,370 ऐसे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस दिए हैं और जो मतदाता 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं या 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूरे करने वाले हैं, ऐसे 1,03,703 मतदाताओं ने भी अपना आवेदन फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन के साथ किया है। और इन क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के लिए, इन त्रुटियों को हटाने के लिए बिहार के SIR में 1 अगस्त से 1 सितंबर का समय निर्धारित है। अभी भी 15 दिन का समय बाकी है। चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों को उनके द्वारा नामित बूथ लेवल एजेंट्स को, नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को, स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को आह्वान करता है कि आने वाले 15 दिनों में जो भी प्रारूप मतदाता सूची उनको दी गई है
उसमें अगर कोई भी त्रुटि हो तो उसको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के तहत जमा करें। चुनाव आयोग के दरवाजे हमेशा सबके लिए समान रूप से खुले हुए हैं। Let me go across to Rashid Alvi, Congress leader. Thank you so much, sir, for speaking to Republic TV. Now, Election Commission of India has issued a warning to Rahul Gandhi, once again saying that if he has proof regarding what he has said as far as the voter theft allegation is concerned, then he must submit that proof, or in fact offer apology to the people of the country, because what Election Commission has said that he's lying, he's manipulating people. What do you have to say on this? You know, I am sorry, Election Commission should not speak like this. It is itself a constitutional authority, and if he is asking any leader, and particularly leader of opposition, that he is lying, it is not the proper language. Election Commission should answer all the questions being raised, not only by Rahul Gandhi, by all opposition leaders. Election Commission should explain how and why they have deleted more than 65 lakhs vote. What are the reasons? Rahul Gandhi or anybody cannot go to every voter to explain whether he is alive or he is dead. It is the responsibility of Election Commission. It is not the responsibility of Rahul Gandhi. Rahul Gandhi is fighting to defend Constitution, to defend democracy of this country. Election Commission should explain. We are asking from Election Commission rather to issue a warning. In what capacity they can issue a warning that we are issuing warning? What is Election Commission? Election Commission's responsibility is to hold elections, free and fair elections. And for a very long time, we have been observing it, that Election Commission is totally supporting Bharatiya Janata Party. Absolutely. In fact, sir, stay on with us. I'm also joined by R.P. Singh, National Spokesperson of the Bharatiya Janata Party. We all heard what Election Commission of India has to say on the charge that is coming from Rahul Gandhi, that it is a lie, it is the manipulation of the voters that he's been doing. If he has the proof, then he must submit it to the Election Commission of India as soon as possible. Your first reaction to that? Well, I'm shocked at the Congress spokesperson's comment on the Election Commission. They always try to undermine the constitutional bodies, whether it's Supreme Court, Election Commission or the Army. They always try to undermine them and try to belittle them. Fact is, Election Commission has on record said that all that data which has been presented in the PPT was wrong and false and misleading and fabricated. So if you still stick to that, they should file a affidavit and then file under the oath, everything under the oath to the Election Commission. Otherwise, Election Commission is free to take a call, whatever call they want to take on basis of the presentation of the Mr. Rahul Gandhi. Absolutely, sir. One very important point that Election Commission has raised, in fact, that in the last 15 days, they have given opportunity to the opposition party to come forward and submit their apprehension there to as far as the survey in Bihar is concerned. But we have seen that no objection till now has been filed by any party, and that there's a bulletin that Election Commission of India issues every day to show that there's been, in fact, no objection that has been filed so far. Well, it's shocking that no objection has been filed by the BLAs of the political parties. Their leaders are making hue and cry. They are trying to create a narrative here that as if everything is being great. Fact is, let me ask a counter question to the Mr. Rahul Gandhi and his team members. Sometime before you used to say that EVM are being hacked. Now you don't talk about EVM. If EVMs are being hacked, then why do Election Commission need to manipulate the voter list? Well, they can easily hack the EVMs and win elections. But fact is that. Absolutely, sir. Thanks so much for speaking to Republic TV and giving out your perspective on this. So this is how Election Commission has hit back at Rahul Gandhi for his vote theft charge. But with this, we're taking a very short break. Coming up on the other side, we'll tell you about the firing that was reported at YouTuber Elvish Yadav's residence in Gurugram earlier today.